इस देश की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हमें जातिवाद की अफीम खिलाई गई और हम जाति की अफीम खा के मस्त पड़े रहे। मिला कुछ नहीं, बस वो अफीम देते रहे जाति की और उसमें खुश रहे। जैसे मिस्त्री का काम है अच्छा घर बनाना, ड्राइवर का काम है अच्छी गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है अच्छी दवा देना, शिक्षक का काम है अच्छी तरीके पढ़ाना, नाई का काम है अच्छी तरीके बाल काटना, धोबी का काम है अच्छी तरीके कपड़ा धोना। वैसे ही हमारे सांसद और विधायक का काम है अच्छी तरीके कानून बनाना, सर्वोत्तम कानून बनाना। और एक बात ध्यान रखिए, ड्राइवर कितना ही बढ़िया हो, अगर गाड़ी खराब होगी तो यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। डॉक्टर कितना ही बढ़िया हो, दवा घटिया होगी तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। नाई कितना ही अच्छा हो, उसका उस तरह खराब होगा, ठीक से दाढ़ी नहीं बनेगी आपकी। ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं होगा। भारत में राजतंत्र नहीं, भारत में लोकतंत्र है। राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर यह है, जहां राजतंत्र होता है यथो राजा तथो प्रजा, राजा अच्छा, प्रजा अच्छी तरीके काम करती है। लोकतंत्र में यथो प्रजा तथो राजा, जैसे प्रजा डिमांड करेगी वैसे ही राजा सप्लाई करेगा। जब भारत में कानून का राज है, और कानूनी हमारे घटिया है, और घटिया है नहीं बल्कि आजादी के पहले तो घटिया थे ही थे, उसके बाद भी घटिया बनाए गए जानबूझ के। शुरुआत अंग्रेजों ने किया था। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था। सारा काम मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने कानून बना के धर्मांतरण कराया। मुगलों ने तलवार के दम पे मठ मंदिर लूटा, अंग्रेजों ने कानून बना के मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में लिया, लूटा। दुर्भाग्य यह रहा कि स्वतंत्रता के बाद जब आजाद हम हो गए तो कौन कहे उस अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने को, हमने उसी परंपरा को और आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए ये मेरे हाथ में 1954 का कानून है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये कहता है कि ये 50 बीमारियां हैं, 54 बीमारियां, इनको आप ठीक करने का जो है आप प्रचार नहीं कर सकते, मतलब पब्लिकली नहीं कह सकते ये 54 बीमारियां हम ठीक करेंगे। जानते हैं कानून किस लिए बनाया गया? यह कानून केवल और केवल विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ाने और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को गड्ढे में डालने के लिए बनाया गया। यह नेहरू जी द्वारा बनाया गया था 1954 में। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री वही थे। एलोपैथ आया 200 साल पहले, होम्योपैथ आया 250 साल पहले, यूनानी आई 2000 साल पहले, सिद्धा आई 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, और आयुर्वेद धन्वंतरी जी ने अब के हजारों साल पहले डेवलप कर दिया। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, केवल एलोपैथ के डॉक्टर को इस डॉक्टर माना जाता है, बाकी डॉक्टरों को डॉक्टर माना ही नहीं जाता। ये दुर्भाग्य देखिए। आज तो मैं अभी आ रहा था, पता नहीं सोशल मीडिया पर किसी ने देखा होगा, आज भी हमारे जहाजों पे वीटी लिखा हुआ है। वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने पीआईएल फाइल किया, इस वीटी को हटाओ, हम स्वतंत्र हो गए। अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखिएगा या फेसबुक पे जाके देखिएगा, कभी आपको एयरपोर्ट जाने का मौका मिले तो आप देखना ध्यान से, उस पे वीटी लिखा रहता है, हर जहाज पे वीटी लिखा रहता है। वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। आज भी हम वीटी लेके घूम रहे हैं, कभी चर्चा ही नहीं हुई।
अच्छा, आपके इतने दिन से आप लोग पॉलिटिक्स में हो और सोशल मीडिया में देखते रहते हो, शाम की डिबेट भी देखते हो, किसी सांसद विधायक को वीटी हटाने के लिए आपने संसद विधानसभा में चर्चा करते देखा क्या? जोर से बोलिए जरा। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की परंपराएं चल रही हैं, गुलामी का रीति रिवाज चल रहा है, गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है, गुलामी का जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, गुलामी का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, गुलामी का हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है। अब ये कानून किस लिए बनाया गया, इसको आप समझिए जरा। कितने साजिश के तहत, कितनी गहरी साजिश के तहत भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश की गई 1954 में। हमारे चरक संहिता में डायबिटीज 20 तरीके की लिखी हुई है, और एलोपैथ कहता है डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप ए और टाइप 1 टाइप 2 कहते हैं। और चरक संहिता में कितनी लिखी हुई है? अब कोई आयुर्वेद का डॉक्टर या नेचुरोपैथी का डॉक्टर ये पब्लिकली कह नहीं सकता कि हां डायबिटीज 20 तरीके की होती है और मैं इसको ठीक कर सकता हूं। इन्होंने क्या किया कानून बना के? जिन बीमारियों का इलाज एलोपैथ में था ही नहीं और उनका इलाज आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में था, उसको बैन कर दिया। यह बोला इसको केवल आप इसको परमानेंट ठीक करने के लिए पब्लिकली क्लेम नहीं कर पाएंगे। आज के हजारों साल पहले धन्वंतरी जी ने हमें आयुर्वेद दिया। 2500 साल पहले चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, महर्षि सारंगधर की किताब, महर्षि माधवकर की किताब, महर्षि भाव प्रकाश की किताब, महर्षि वाग्भट्ट, इन हमारे ऋषियों ने, इन मुनियों ने, जो दुनिया के सबसे अच्छे फिजिशियन थे, जो सबसे अच्छे सर्जन थे, उन्होंने जो बातें लिखी हुई है, आज की डेट में पब्लिकली उसको कहना और गारंटी के साथ कहना कि हम इस बीमारी का इलाज ठीक कर देंगे, वो एक अपराध हो गया है। ये कानून बनाना देश के साथ गद्दारी हुई कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये मक्कारी हुई कि नहीं? हमारे पिताजी का घुटना खराब हो गया था, मैंने दिल्ली के एम्स में दिखाया, बोले जी घुटना बदलना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना बदलना पड़ेगा। दिल्ली के सबसे बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल एक है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां दिखाया और उसके बेस्ट सर्जन को दिखाया, बोले घुटना बदलना पड़ेगा। मैंने हरिद्वार में बात किया स्वामी रामदेव जी से, बोले काम करो, जब ऑपरेशन की डेट फिक्स हो ही गई है तो थोड़ा सा काम करो, एक बार इधर भी आ जाओ। 27 दिसंबर को 2022 को उनकी ऑपरेशन की डेट थी, मैं 25 दिसंबर को उनको लेकर चला गया हरिद्वार, और 7 जनवरी को हम उनको बढ़िया लेके लौट आए। आज हमारे पिताजी आराम से एक साइकिल भी चला लेते हैं, खेतों में भी चले जाते हैं, वो प्रयाग में रहते हैं, मैं मूल रूप से वहीं का रहने वाला, इंडियन टॉयलेट पे बैठ जाते हैं। अगर वो उनका ट्रांसप्लांट हो गया होता कभी इंडियन पे नहीं बैठ पाते। जहां 3-4 लाख रुपए खर्चा होना था, वो काम, वैसे उन्होंने हमसे कुछ लिया नहीं, लेकिन वो काम 60-70 हजार में हो जाता, क्योंकि 6,000 रुपए एक दिन का वहां किराया लगता है, उसी में दवा इलाज सब कुछ होता है। तो 10 दिन रहे तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति जाता तो 60,000 रुपए में तो उसका काम हो जाता। मेरे किसी जानने वाले की किडनी खराब थी, 2 साल से वो डायलिसिस कराते थे। एक दिन हमारे संपर्क में आए, मैंने उनको कहा एक बार आप चंडीगढ़ जाओ, वहां एक हॉस्पिटल है हिम्स, सुना होगा आपने हिम्स, वहां गए। 1 महीने के अंदर उनकी डायलिसिस बंद हो गई, और उन्होंने क्या किया, कोई दवा नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, 2 घंटे गर्म पानी में बैठाते थे, 2 घंटे सर के पैर की तरफ 2 ईंट लगा देते थे, यानी पैर थोड़ा ऊपर उठ जाता था, सर नीचे हो जाता था, और थोड़ा योग प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और खान पान टाइम फिक्स कर दिया, इस समय ये खाना। मतलब नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, आयुर्वेद और योग प्राणायाम के जरिए ठीक हो गए, डायलिसिस बंद हो गई। अब आप ये बताओ,
जिन बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन के हो सकता है, बिना डायलिसिस के हो सकता है, सस्ते में हो सकता है, उसके लिए कानून कहता ना, आप क्लेम नहीं कर सकते। यह 1954 का कानून आदरणीय नेहरू जी का यह कहता है, जबकि उन बीमारियों का इलाज है हमारे आयुर्वेद में, कि आप ब्लाइंडनेस के बारे में, ब्लड पॉइजनिंग के बारे में, कैंसर के बारे में, कैटरैक्ट के बारे में, डीफनेस यानी गूंगा बहरा के बारे में, डायबिटीज के बारे में, मेंस्ट्रुअल फ्लोस के बारे में, फिट्स के बारे में, मोटापा के बारे में, हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, लेप्रोसी है, बाज है, नपुंसकता है, कोढ़ है, ऐसी बीमारियों के लिए आप इलाज करने की आप वो नहीं कहेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं। तो एक तरीके से कानून बना के ये कह दिया गया कि आप इन बीमारियों का इलाज कर ही नहीं सकते। जबकि मैं पर्सनली जाता हूं, मैं 2 हॉस्पिटल का मुझे नॉलेज है, और भी हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, लेकिन 2 के बारे में, हिम्स और पतंजलि, मैंने पर्सनली देखा है कि वहां पे डायबिटीज, कैंसर, पागलपन, मंदबुद्धि, बाझपन, नपुंसकता, ऐसी बीमारियों का इलाज हो रहा है। और कुछ नहीं करना है, योग प्राणायाम करना है, कुछ खान पान में है कि भाई ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, इतने करना है। लेकिन ये कानून कहता है कि रामदेव जी या आचार्य मनीष हिम्स वाले इसको पब्लिकली क्लेम नहीं कर सकते। अगर क्लेम करते हैं उनको नोटिस आ जाएगी। विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ाने और भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को दबाने के लिए यह नेहरू जी का कानून बना था 1954 में। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इस पे मैं पीएल करने वाला हूं, अभी तक किया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसको चैलेंज करूंगा। हमारा यह मानना है कि जब हमारी चिकित्सा व्यवस्था सर्वोत्तम है और हमारी चिकित्सा व्यवस्था का साइड इफेक्ट नहीं है, भारतीय चिकित्सा और विदेशी चिकित्सा व्यवस्था का जो सबसे बड़ा अंतर यह है कि विदेशी चिकित्सा में आप एक बीमारी का इलाज करते हैं, 3 बीमारी आपको बोनस में मिलती है। एक बीमारी का इलाज करेंगे, आप इलाज कराएंगे डायबिटीज का, किडनी आपकी बोनस में फेल हो जाएगी। भारतीय चिकित्सा में इसका उल्टा है, आप एक बीमारी का इलाज करेंगे, 3 बीमारी आपकी बोनस में ठीक हो जाएगी। यह दोनों में डिफरेंस है। और भारतीय चिकित्सा को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने पीएल फाइल किया इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। उसमें हमने यही मांग किया है कि मेडिकल का कोर्स आप 4 साल का करिए या 5 साल का करिए, लेकिन शुरू के 2 साल वो कोर्स कॉमन होना चाहिए। शुरू के 2 साल वो बच्चा बाद में एलोपैथी में जाए, होम्योपैथी में जाए, आयुर्वेद में जाए, यूनानी में जाए, सिद्धा में जाए, जिसमें भी जाए, लेकिन शुरू के 2 साल उसको सुश्रुत को पढ़ाइए, सुश्रुत संहिता पढ़ाइए, चरक संहिता पढ़ाइए, माधवकर संहिता पढ़ाइए, भाव प्रकाश संहिता पढ़ाइए, सारंगधर संहिता पढ़ाइए, वाग्भट संहिता पढ़ाइए, जो भारतीय चिकित्सा उसको पढ़ाइए। पहले वो बीमारी क्यों पैदा होती है, बीमारी का रूट काज क्या होता है, इसको समझे तो। और एक बात और आपको बता दूं, जब आप भारतीय चिकित्सा के जरिए इलाज करते हैं तो आपका केवल शरीर स्वस्थ नहीं होता, बल्कि मन भी स्वस्थ होता है। तन मन दोनों स्वस्थ होता है। क्योंकि बीमारी मान लीजिए कोई है, अब उसमें बता दिया कपालभाति अनुलोम विलोम करो, तो कपालभाति अनुलोम विलोम करने से शारीरिक बीमारी तो ठीक हुई, आपका मन भी अच्छा हो गया, आपके मन में कोई हिंसात्मक भाव नहीं आएगा, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करोगे। आज जो पूरी दुनिया में हिंसा फैली हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी, अगर हिंसा रोकना है तो भारतीय शिक्षा के साथ साथ भारतीय चिकित्सा व्यवस्था भी लागू करना पड़ेगा। भारतीय परंपरा के साथ साथ भारतीय ज्ञान विज्ञान को भी लागू करना पड़ेगा। एक कानून बना 1971 में, जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है, मामला भी कोर्ट में चल रहा है।